यूनिट नंबर 5, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। बिफोर लास्ट ईयर के कैरिकुलम से या सिलेबस से दो चैप्टर्स को मर्ज करते हुए ये एक चैप्टर बनाया हुआ है, क्योंकि इस बार रैशनलाइज सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है तो इस चैप्टर में से कुछ टॉपिक को रिमूव किया हुआ है। चैप्टर बड़ा इजी है। अगर आप एक टॉपिक जो है वो क्लासरूम की मेमोरीज के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं तो आप लोगों के लिए ये इजी होगा। अदरवाइज बुकिश लैंग्वेज में ये टॉपिक बड़े लैंग्वेज वाइज टिपिकल वे में यूज किया हुआ है और उस लैंग्वेज को अपनी मेमोरीज का पार्ट बनाने में हमें टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। वेरेज अगर आप क्लासरूम के ये स्टेप्स जो आपको इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने में या समझने में हमें हम लगाते हैं वो अगर यूज कर लें तो ये चैप्टर भी ये टॉपिक भी आप लोगों के लिए बड़ा इजी में कन्वर्ट होगा। स्पेसिफिक टर्म्स हैं, सो स्पेसिफिक टर्म में हमें क्या याद करना है वो सब बारीकियां हमें इस क्लासरूम से गेन करना है और उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर हमें प्रिपेयर करना है। सम जनरल टॉपिक्स आर गिवन, इनको एक रीडिंग सेक्शन से भी आप एग्जाम में फेस कर सकते हैं, बट ये बारीकियां फिर भी आपको उन टॉपिक में भी यूज करना है। फर्स्ट टॉपिक, देयर आर द फोर टॉपिक्स। Motor development in children. Motor development refers to the development of child bones, sizes of muscles or the mobility to move around. It means it indicate the physical growth of the children. ये physical growth को indicate करता है. It is of two type, gross and the fine. Gross motor development and the fine motor development. Gross, it means whole body development is called the gross motor development, whereas the fine motor development, fine it means small organs development is called the fine motor development. दोनों में skills different है. फिजिकल एजुकेशन में अगर हम ग्राउंड की एक्टिविटीज में देखें तो दोनों की एक्टिविटीज में दोनों में ही डिफरेंट प्रकार की एक्टिविटी होंगी। व्हाट आर द ग्रॉस मोटर स्किल्स? ग्रॉस मोटर स्किल्स इट मींस होल बॉडी स्किल्स, jumping, skipping, swimming, they are the gross motor skills, whereas the fine motor it means especially in some games in the sports the small organs are used. I think so you have seen the javelin throw. When you will throw the javelin, when you are holding the javelin, the fingers are used. It means fingers are the small organs. So this development, this fingers development is called the fine motor development. Generally, हमें इस इवेंट में किसी भी एथलीट को फिंगर्स की स्पेसिफिक एक्सरसाइज करनी पड़ेंगे ताकि वो अपना फाइन मोटर डेवलपमेंट या मूवमेंट को इम्प्रूव कर सके। सो यहाँ चूंकि स्पेशली ये स्मॉल ऑर्गन्स यूज हो रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड द फाइन मोटर स्किल्स। व्हेन यू आर ग्रिपिंग द बॉल को ग्रिप करना या जेवलिन को होल्ड करना, तो फिंगर्स जो स्पेशली यूज हो रही है तो इनके डेवलपमेंट को ये स्मॉल ऑर्गन से डेवलपमेंट से लिया हुआ है। सो देयर आर टू टाइप्स, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट एंड द फाइन मोटर। चूंकि स्किल पर क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन किस प्रकार से आइडेंटिफाई द फाइन मोटर स्किल्स, आइडेंटिफाई द ग्रोस मोटर स्किल्स, इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में या एमसीक्यू में हमें क्वेश्चंस मिल सकता है। सो 4 ऑप्शंस आर गिवन। आप देखिए स्मॉल या फिर उसके अकॉर्डिंग हमें होल बॉडी के अकॉर्डिंग हमें एग्जाम में वो टिक मार्क करना है ताकि हम परफेक्टली इनका आंसर निकाल सकें। द टॉपिक्स आर वेरी सिंपल, इससे बड़े आराम से भी आप एक रीडिंग सेक्शन से कंप्लीट कर सकते हैं। स्टेजेस ऑफ द मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग द चाइल्डहुड एज, या चिल्ड्रन की एज को 3 पार्ट में, जनरली हम चिल्ड्रन की एज को 3 पार्ट में, अगर आप चिल्ड्रन की एज देखें तो 3 to 12 इज द एज ऑफ द चिल्ड्रंस। 3 to 12 इन चिल्ड्रन की एज को भी 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड एज, मिडिल चाइल्डहुड एज एंड द लेट चाइल्डहुड एज। और इस 3 पार्ट में डिवाइड करके अर्ली चाइल्डहुड एज 3 to 6 ईयर, 7 to 10 ईयर्स एंड द 11 to 12 ईयर्स। 3 सेक्शंस में इस चिल्ड्रन की एज को डिवाइड कर सकते हैं। और अगर आपने मोटर डेवलपमेंट देखा हो, इट मींस बच्चे की ग्रोथ देखी हो, तो उस ग्रोथ को इंडिकेट किया हुआ है इनके डिस्क्रिप्शन में, जो कि एक रीडिंग सेक्शन से भी हम आराम से एग्जाम में अपना राइटिंग सेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बच्चों की ग्रोथ पर इंपैक्ट डालते हैं? तो ये तो एक जनरल टॉपिक है, आप एक रीडिंग सेक्शन से भी बड़े आराम से एग्जाम में पॉइंट फॉर्म को मेंटेन करते हुए अपना आंसर बना सकते हैं। जनरली क्या होगा, जेनेटिक और हेरिडिटी फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हुआ, ओबेसिटी, डिजीज, डिफॉर्मिटीज, मल्टीपल फैक्टर्स जिनको हम एग्जाम में यूज करें, और यही कंटेंट्स ऑफ पॉइंट्स बुक में दिए हुए हैं। तो आप एक रीडिंग सेक्शन से भी ये सब कुछ यूज करते हुए एग्जाम में अपना आंसर खुद बना सकते हैं। इट्स अ वेरी इजी टॉपिक्स, आई थिंक सो एक रीडिंग सेक्शन से हमें रिक्वायरमेंट है और हम एग्जाम टाइम में भी गैप में भी इसको पढ़ते हुए आंसर बना पाएंगे। एक्सरसाइज गाइडलाइन एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ इन द डेवलपमेंट। 5 मार्क्स में क्वेश्चन इस टॉपिक से एग्जाम में पुटअप हो चुका है। ये स्पेशली ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे टॉपिक बुक में दिए हुए हैं जहां से कभी क्वेश्चंस पुटअप नहीं हुए, पर कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ, लास्ट 3 and 4 ईयर से के पेपर्स को जब स्टडी किया तो ऐसे टॉपिक्स जहां से कभी क्वेश्चंस पुटअप नहीं हो रहे थे, उन टॉपिक से भी मेजर क्वेश्चंस में हमें क्वेश्चंस देखने को मिले हुए हैं एग्जाम के रूम में। और उन्हीं में से एक टॉपिक ये है जहां से कोई क्वेश्चंस बना नहीं था, पर 5 मार्क्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस इस टॉपिक से हमें एग्जाम में देखने को मिलता है।
अगर आप देखें तो लाइफ स्टेज जो डेवलपमेंट की जो एजेस हैं वो सबसे पहले एज इन्फेंसी 0 to 2 years, 2 to 12 चिल्ड्रंस एज, एडल्ट स्किन्स 13 to 19, एडल्ट अंडर मैच्योर पर्सन, ये सब कुछ एज दी हुई है। और इन एज में अगर हम देखें तो हमें सजेशन देने सजेस्ट द एक्सरसाइज गाइडलाइन एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस में हम क्या क्या सजेशन दें या क्या क्या गाइडलाइन फॉलो करें, एक जनरल और कॉमन टॉपिक से एक रीडिंग सेक्शन से अपना आंसर हम निकाल सकते हैं। एक कॉमन सेंस है 0 to 2 इन्फेंट्स, क्या इस उम्र में आप शॉर्ट पुट, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो क्या किसी बच्चे को परफॉर्म करवा सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। इस उम्र में क्या होगा? प्लेइंग विद द बॉल, वॉकिंग, हल्के माइनर फिजिकल, इट मींस लो इंटेंसिटी इन द फ्रीक्वेंसी एक्सरसाइजेस विल सजेस्ट इन दिस एज। उम्र के साथ साथ में हम फ्रीक्वेंसी वॉल्यूम को इंप्रूव करते हुए ऑप्टिमम लोड पैरामीटर्स विल अप्लाई इन द एडल्ट और द मैच्योर पर्सन्स। ये यूज करते हुए एग्जाम में अपना आंसर रीडिंग सेक्शन से बना सकते हैं। बट यू मस्ट नो ऑल दीज एज। ये एज हमें याद होना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि इनके अकॉर्डिंग अपना आंसर बना सकें। 5 मार्क्स में कंप्लीट स्टेजेस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो ऐसे टॉपिक से 5 मार्क्स में क्वेश्चन का आंसर भी बन सकता है। स्पेशली हमें ध्यान रखना है इन सभी एज में, क्योंकि 5 स्टेजेस आ गिवन है और 5 स्टेजेस में अगर हम अपना आंसर बनाए तो वो हम बड़े आराम से 5 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ थर्ड नंबर, कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। दिस इज द मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर नाउ, और यही एक टॉपिक है जो हमें अपनी क्लासरूम मेमोरीज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा प्रिपेयर करना है, क्योंकि लेंथ और डेप्थ है आपकी बुक में और उस बुक के वर्ड्स को अपनी मेमोरीज में लाना टाइम इज रिक्वायर्ड। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ये तरीके यूज करते हुए इस टॉपिक में अपना आंसर बना सकते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स बड़े आराम से मिलेंगे, क्योंकि हम उन सब टेक्निकल डिस्कशन को सिस्टमेटिक वे में यूज करते हैं ताकि आप अपना आंसर परफेक्टली एग्जाम्स में बना सकें। मेजर क्वेश्चंस में ये अप्लाई करता है, क्योंकि यहाँ से माइनर क्वेश्चंस, इट मींस एमसीक्यू क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटीज भी है, और एमसीक्यू क्वेश्चंस की टर्म को भी हमें स्पेशली ध्यान रखना है कि किन किन चीजों से एग्जाम में आंसर्स बनते हैं। नाउ डिफॉर्मिटीज, अगर आप डिफॉर्मिटीज को देखें तो समझिए कि ये किस प्रकार से बनती है और किस प्रकार से बॉडी में एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। डिफॉर्मेशंस बनने का सबसे मेन कारण क्या होता है? डिफॉर्मिटीज अगर हम देखें तो इट इज ऑफ 2 टाइप, 2 प्रकार की है। थ्रू द डायग्राम्स फ्लो चार्ट आई विल एक्सप्लेन दीज नाउ। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, डिफॉर्मिटीज किस प्रकार से बनती है? आई विल एक्सप्लेन दिस। सपोज आई एम स्टैंडिंग स्ट्रेट, दिस इज कंसिडर द करेक्ट पोस्चर्स। इफ आई एम स्टैंडिंग स्ट्रेट, देखिए क्या हो रहा है, इन द palms all the fingers are straight, all the fingers are straight, this is considered the correct postures if I am standing straight। लेकिन जैसे ही मैं हैंड्स को सामने की ओर करता हूँ, if the hands is loose, अगर हाथ लूज तो क्या हो रहा है, फिंगर्स इज डाउनवर्ड, ये फिंगर्स आगे की ओर झुकी हुई है, बट इनको मुझे स्ट्रेट करना है। व्हेन आई तो नेचुरली आई विल यूज द फोर्स पावर यूज करनी पड़ती ताकि मैं इनको स्ट्रेट कर सकूं या कंसेप्ट में ला सकूं। बट व्हेन आई रिलीज द पावर्स और फोर्स, क्या हो रहा है, अगेन द फिंगर्स इज डाउनवर्ड। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, कंडीशनिंग प्रिंसिपल्स आर अप्लाइंग हियर नाउ। कंडीशनिंग प्रिंसिपल्स ये क्या होता है, व्हाटएवर द कंडीशंस आर अप्लाइंग ऑन अ बॉडी फॉर अ लॉन्ग टर्म, बॉडी कंज्यूम द कंडीशंस। कोई भी कंडीशन जो बॉडी पर अप्लाई की जाती है, अगर लंबे समय तक उसे अप्लाई करें तो आपकी बॉडी का साइज शेप उसके अकॉर्डिंग डेवलप होगा। और यही कंडीशनिंग प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, क्योंकि लाइफ में खाना खाया तो फिंगर्स बेंड थी, लिखा तो फिंगर्स फिर बेंड है, मतलब मैक्सिमम टाइम पे हमारा हाथ या ऑर्गन्स पे ये कंडीशंस अप्लाई की गई हैं, तो ये हाथ ने अपना शेप ही चेंज कर लिया। ये डिफॉर्मिटीज नहीं है, दिस इज नॉट काउंटेड एज अ डिफॉर्मिटीज, बिकॉज यहाँ इसका जो फंक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होता है फिंगर्स का। यहाँ क्या हो रहा है, इकोनॉमिकल एफर्ट्स ऑफ द एनर्जीज, इस प्रिंसिपल को गेन करते हुए फिंगर्स जो है आगे झुक गई है। मतलब यहाँ ऑर्गन्स आर ऑलवेज रेडी टू डू द वर्क। यहाँ ये इकोनॉमिकल एफर्ट्स करते हुए ये ऑर्गन्स ये अडेप्टेशन कर चुका है।
इट इज नॉट काउंटेड एज अ डिफॉर्मिटीज, बट बॉडी में कुछ सेक्शन ऐसे हैं जहां अगर लंबे समय तक किसी बच्चे की ग्रोथ पर वो कंडीशंस अप्लाई की गई हैं तो वहां पर उसकी बच्चे का बॉडी का साइज एंड शेप वैसा ही डेवलप होगा, और डिफॉर्मिटीज बनने का सबसे मेन कारण भी ये होता है। इट मीन्स हमें बचपन से कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, वही इस चैप्टर का पूरा बेस बनती है। डिफॉर्मिटीज इट इज ऑफ टू टाइप, फिर दो प्रकार की होती है। फर्स्ट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर, and number second is called the functional. Structure and the functional. Structure deformities, it is not a part of syllabus, but define किया हुआ है। Structure, it means it is also called the skeleton deformities. Permanent bend in the size of the structure or skeleton. This is called the structure or the skeleton deformities. ये बोन्स रेडियस और ना बोन्स सपोज करो ये कर्वेचर ये बेंड हो रही है, परमानेंट है, लाइफ लॉन्ग है, सो नेचुरली दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर डिफॉर्मिटीज। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस बट डिफाइन किया भाई, यू मस्ट नो अबाउट दिस नाउ। वेयरएज फंक्शन, फंक्शनल, हम घर में ऐसे क्या क्या फंक्शन करते हैं इन पर ये डिफॉर्मिटीज बनती है, वो डिफॉर्मेशंस का पार्ट दिया हुआ है। फंक्शनल डिफॉर्मिटीज अगेन इज ऑफ टू टाइप, ये फिर दो प्रकार की दी हुई है। सबसे पहला दिया हुआ है अपर बॉडी एंड द लोअर बॉडी के अकॉर्डिंग दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, अपर बॉडी एंड द लोअर बॉडी। इस फ्लो चार्ट के माध्यम से के थ्रू एग्जाम में भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। ये एक फ्लो चार्ट, अपर बॉडी फिर ये दो प्रकार की है। सबसे पहले आती है स्पाइनल डिफॉर्मिटीज एंड द नंबर सेकंड इज कॉल्ड द राउंड शोल्डर। इट मीन्स अपर बॉडी में सबसे पहले स्पाइनल, स्पाइन के तीन पार्ट दिए हुए, ये दीज आर द स्पाइनल डिफॉर्मिटीज। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द अपर बॉडी। ये अपर बॉडी के दो स्ट्रक्चर है, स्पाइनल एंड द राउंड शोल्डर। वेयर लोअर बॉडी में तीन प्रकार की हैं, ये तीनों, दीज आर थ्री लोअर बॉडी। ये तीनों जो है वो लोअर बॉडी में है। ये एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम एग्जाम में अपना आंसर बड़ा बेटरली प्रेजेंट कर सकते हैं और समझा भी सकते हैं। Whereas step by step all the deformities I will explain here, क्योंकि इनके राइटिंग सेक्शंस को अगर हम देखें बुक में तो काफी सारी बारीकियां बड़े टिपिकल वे में बुक में लिखी हुई हैं और उन सबको अपनी मेमोरीज का पार्ट बनाने में हमें टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। Whereas इस क्लासरूम में जो आप जिस प्रकार के मेथड्स यूज करना बताते हैं, अगर आप इनको अपनी लैंग्वेज में यूज करते हुए लिख लें तब भी अपना आंसर बड़ा अच्छा बन जाता है एग्जाम में, और वही हमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के रूप में यूज करना है चैप्टर को प्रिपेयर करने में। नाउ आई विल एक्सप्लेन ऑल द डिफॉर्मिटीज स्टेप बाय स्टेप। स्पाइनल डिफॉर्मिटीज सबसे पहले आती है, स्पाइनल में तीन सेक्शन दिए हुए, काइफोसिस, लोरियसिस एंड स्कोलियोसिस। आई विल एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले लेते हैं काइफोसिस। काइफोसिस इसको स्पाइनल डिफॉर्मिटीज को समझने से पहले हमें थोड़ा स्पाइनल के बारे में समझना होगा। स्पाइनल कोड अगर हम देखें तो स्पाइनल कोड में वर्टिब्रास, ये वर्टिब्रास होते हैं, वर्टिब्रा के 5 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट सर्वाइकल, सेकंड थोरेसिक, थर्ड लंबर सेक्शंस, सैक्रल एंड द कोकाइल। ये 5 सेक्शंस हैं, इनमें से 2 सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोरेसिक एंड द लंबर। ये 2 सेक्शंस हैं, इन 2 सेक्शंस के अकॉर्डिंग ये डिफॉर्मेशंस बनती हैं। एग्जाम में किस प्रकार से हमें एक्सप्लेन करना है। थोरेसिक क्या होती है, ये काइफोसिस कहती है। काइफोसिस इज द आउटर कर्व और द बेंडिंग इन द थोरेसिक रीजन्स ऑफ द स्पाइन। किसी बच्चे का अगर थोरेसिक सेक्शन जो है ये अगर बाहर की ओर मुड़ा हुआ है, ये बाहर की ओर मुड़ा हुआ है इस प्रकार से, तो क्या होगा, ये है काइफोसिस। Kyphosis is the outer curve or the bending in the thoracic regions of the spine. अब आप समझिए, अगर एक बच्चे का ये स्पाइन का ये सेक्शन बाहर की ओर मुड़ा हुआ है तो क्या होगा, प्रेशर डायरेक्टली गोज ऑन द हार्ट ऑन द लंग्स, बिकॉज इस सेक्शन में अगर हम देखें तो हार्ट एंड द लंग्स दे आर सिचुएटेड हियर। और इस कंडीशंस में अगर कोई बच्चे की स्पाइन आती है तो डायरेक्टली प्रेशर गोज ऑन द हार्ट एंड द लंग्स, तो वहां क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ दीज 2 ऑर्गन्स विल बी अफेक्टेड, दे विल नॉट प्रॉपर्ली डेवलप, कार्डियक आउटपुट, लंग्स प्रॉब्लम्स, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, ऑल दे विल बी स्टार्टेड हियर। एंड आई थिंक सो वी कैन नॉट यूज दीज चिल्ड्रंस इन द गेम्स इन द स्पोर्ट्स। हम गेम्स इन द स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटीज में ऐसे चिल्ड्रंस का यूज नहीं कर पाएंगे। सो ये सब कुछ अगर हम राइटिंग सेक्शन में लिखना स्टार्ट करें तो हमारा डिस्क्रिप्शन
कंडीशंस क्या बनता है, काइफोसिस इज द आउटर कर्व और द बेंडिंग इन द thoracic regions of the spine. In that conditions, efficiency of the heart and the lungs will be affected because pressure directly goes on these two organs. Efficiency of these two parts will be affected now. And we cannot use these children in the games in the sports because we cannot take the advantage of these children in the games in the sports because heart and the lung, they are the two most important organs and they are affected here. Efficiency of these two parts. अगर हम इसको लैंग्वेज फॉर्म में अपनी लैंग्वेज में यूज करते हुए एक्सप्लेन करें तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो जाता है काइफोसिस के बारे में. नाउ ये किया, अब इतना लिखा हुआ कोई भी एग्जामिनर पढ़ेगा तो फिर पढ़ने में टाइम की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर हम एक सिंपल सा डायग्राम यूज कर लें तो थ्रू द डायग्राम्स एग्जामिनर्स कैन अंडरस्टैंड द आंसर. हमें एक फ्लो चार्ट या स्केलेटन डायग्राम के थ्रू एग्जाम में यूज करना है. टिपिकल वे के डायग्राम्स यूज नहीं करें, सिंपल सा डायग्राम अगर इस प्रकार से यूज कर सकते हैं. ये काइफोसिस जनरली इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हैचबैक. जनरली हैचबैक आपने नाम सुना होगा, हैचबैक ही होता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हैचबैक. अगर हम यहाँ पर इंडिकेशंस कर दें किस प्रकार से, आउटर कर्व और द बेंडिंग इन द thoracic regions और द हैचबैक, ये दो इंडिकेट कर दें इन कंडीशंस को इस डायग्राम में, हैचबैक एंड द आउटर कर्व और द बेंडिंग इन द thoracic regions. तो आई थिंक सो जो आपने लिखा हुआ है उसको समझने, उसको पढ़ने की किसी एग्जामिनर को रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी. एग्जामिनर दे डोंट हैव अ टाइम एंड थ्रू द डायग्राम्स आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव राइट अबाउट द टॉपिक. सो ये डायग्राम्स यहाँ पर हमारी ये हेल्प करता है एग्जामिनर को समझाने में. सो हम डायग्राम के एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी ये पूरा आंसर समझा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप डायग्राम बनाएं लिखिए, कुछ नहीं, लिखना तो होगा लेकिन डायग्राम इज द इम्पैक्ट ऑफ आवर आंसर. और हम किसी भी एग्जाम को बिना पढ़ाए हुए भी इस डायग्राम के थ्रू हम अपना डिस्क्रिप्शन समझा सकते हैं. सो ये डायग्राम्स वहां पर ये हेल्प करता है. डिस्क्रिप्शन में ये यूज किए हमारा काम चलता है. ये सब कुछ दिया हुआ है हमारी बुक में. ऑल्सो कॉल्ड द हैचबैक. इट इज द कॉमन कंडीशंस ऑफ a curvature of the upper spine. Thoracic spine's upper back has a normal outward curvature that is medical referred to as kyphosis or the kyphotic curve by which the spine is bent forward. Now इसी क्वेश्चंस में हम देखें तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द काइफोसिस. क्योंकि सिंगल टर्म पे जब कभी 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में क्वेश्चन बनेगा तो कॉजेज एंड द रेमेडीज, इन 3 सेक्शन में हमें अपना आंसर कंप्लीट करना पड़ता है. मतलब डिस्क्रिप्शंस, डायग्राम्स हो गया, कॉजेज एंड द रेमेडीज, ये 3 सेक्शंस हर डिफॉर्मिटीज के परफेक्ट होने चाहिए. कॉजेज अगर आप देखें, कॉजेज आप देखिए घर में किस प्रकार से ऐसी फंक्शंस हम बच्चे पर अप्लाई करते हैं जहां से हम कॉज निकाल सकते हैं. तो आप अपने घर की रूटीन लाइफ को देखिए और देखिए क्या क्या कारण निकलते हैं. पहला कॉज इम्प्रॉपर फर्नीचर, क्योंकि प्राइमरी सेक्शन में किसी बच्चे की ग्रोथ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि अप्लाई होता है. 4 to 5 years द चिल्ड्रंस और स्मॉल चिल्ड्रंस दे आर सिटिंग ऑन द फर्नीचर, और एल शेप फर्नीचर इज द बेस्ट इन द क्लासरूम. क्योंकि एल शेप में जब हम बैठते हैं तो हमारी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है, लेकिन सपोज करो गैप इज नॉट सफिशिएंट बिटवीन द डेस्क एंड द सिटिंग चेयर्स, बच्चे को झुकना पड़ रहा है लिखने के लिए, तो क्या हो रहा है, द कर्व विल बी सीन. और चूंकि 4 to 5 hours वी आर रेगुलरली सिटिंग ऑन द चेयर्स, और कंडीशनिंग प्रिंसिपल्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है कि वट एवर द कंडीशंस आर अप्लाइंग ऑन अ बॉडी फॉर अ लॉन्ग टर्म, बॉडी कंज्यूम द कंडीशंस. इट मींस एक बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ पर, जहां उसकी ग्रोइंग एज है, बच्चे की ग्रोथ होती है, उस कंडीशन उस समय पर अगर ये कंडीशंस लगातार अप्लाई की गई है तो ये प्रॉब्लमेटिक होगा उस बच्चे की ग्रोथ पर. सो इम्प्रॉपर फर्नीचर इज द फर्स्ट कॉज. नाउ we can explain much more in the examinations. Improper furniture point को बनाइए और अपने हिसाब से अपना आंसर को लिख सकते हैं. नंबर 2, बेंडिंग द बॉडी व्हाइल वॉकिंग. नाउ जब कोई बच्चा या कोई भी पर्सन चलता है, अगर बॉडी को आगे क्यों झुकाते हुए चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, द कर्वेचर विल बी सीन इन द स्पाइन. सो दिस इज द सेकंड कॉज, बेंडिंग द बॉडी व्हाइल वॉकिंग. नाउ नंबर 3 कॉज अगर हम देखें घरों में तो रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स. खाना हम किस प्रकार से खाते हैं, आगे की बॉडी को बेंड करते हुए या फिर स्ट्रेट. क्योंकि स्ट्रेट जनरली हर बच्चा नहीं बैठ सकता. कुछ बच्चों में होती है आदत की, हैबिट्स होती है कि वो आगे की बॉडी को बेंड करते हुए खाना खाते हैं. तो देखिए कंडीशंस अप्लाई हो रही है और ये फंक्शन है. तो थर्ड नंबर पॉइंट ये भी बना सकते हैं. एक और रॉन्ग राइटिंग हैबिट्स ऑन द बेड. कुछ बच्चे होते हैं जो बेड क्वेश्चंस को यूज करते हुए बेड पर इस प्रकार से राइटिंग सेक्शंस कंप्लीट करते हैं. तो क्या हो रहा है, देखिए उनकी स्पाइन में कर्वेचर सीन होगा.
ये 4 कॉजेज भी अगर आप यूज कर लें तो 4 कॉजेज लिखा, फिर उनके डिस्क्रिप्शंस अपने मन से 3-3 लाइन 4-4 लाइन में बनाए, तो एक कॉजेज पर आई थिंक सो मैं समझता हूँ कि जो तरीका मैंने आपको लिखने का बताया हुआ है कि पहला पॉइंट लिखा, पॉइंट के बाद उसमें गैप छोड़ते हुए नीचे की लाइन से स्टार्ट किया, वो जो स्वच्छ भारत अभियान का पार्ट बताया था आपको लिखने का, अगर आप उस स्टेप को यूज करें तो कोजेज में ही हम 1 पेज का आंसर परफेक्टली एग्जाम में बना सकते हैं। सो दीज आर द कोजेज, चूंकि फंक्शनल डिफॉर्मिटीज हैं और फंक्शन वही नहीं होते हैं जो बुक में लिखे हुए हैं, फंक्शन हम अपने घरों से भी यूज करते हुए पॉइंट फॉर्म में एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दीज आर द फंक्शंस, ये सब कुछ हो गए, ये कॉजेज। अब आते हैं रेमेडी सेक्शंस। रेमेडी सेक्शंस काफी डीप इन द वास्ट होती है, हर वो कंडीशन जो क्योर करे वो रेमेडीज में आती है, और यहीं पर एक क्वेश्चन अलग से टॉपिक के रूप में दिया हुआ है हमारी बुक में, सजेस्ट द फिजिकल एक्टिविटीज एज ए करेक्टिव मेजर्स। करेक्टिव मेजर्स फिजिकल एक्टिविटीज के वो भी अलग से टॉपिक के रूप में यूज किया हुआ दिया हुआ है। अगर हम रेमेडीज, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ रेमेडीज, तो हम रेमेडीज में ही उस टॉपिक को समझ लेंगे और यहीं से उसका आंसर भी हम बना सकते हैं। रेमेडीज की अगर आप रेमेडीज की बनाए तो पहली रेमेडीज क्या होगी, सिट ऑन द चेयर, सिट ऑन द चेयर, पुल योर बैक बैकवर्ड एंड होल्ड इट नाउ। क्योंकि कर्वेचर आगे की ओर है और हम पीछे की ओर बेंच पे या सीट पे चेयर पे बैठते हुए पीछे की कर्वेचर को होल्ड कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो कर्व रेक्टिफाई, क्योंकि पहले कर्व यूं था, अब आप जब अपोजिट डायरेक्शन में कर्व को होल्ड कर रहे हैं तो क्या होगा, द कर्व विल रेक्टिफाई, इट मींस वो स्ट्रेट होना स्टार्ट होगा। सिट ऑन द चेयर, पुल योर बैक बैकवर्ड एंड होल्ड दिस इज द फर्स्ट रेमेडीज। इसको आप बनाते हुए पॉइंट को और बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तभी हम काफी अच्छे वर्ड्स 3 to 4 लाइंस का डिस्क्रिप्शन बड़े आराम से निकाल पाएंगे। Number 2, hang the body on the bar. The bar is given now. Hang the body on the bar and hold it now. When you are holding the body, तो curve will rectify. दिन में हम चलते फिरते सुबह, मॉर्निंग में, आफ्टरनून एंड द इवनिंग में 3 बार भी अगर ये एक्टिविटी करें, कुछ कुछ मिनट के लिए, शुरू में हाफ मिनट 30 सेकंड के लिए, फिर टाइम को इम्प्रूव करते हुए करें, तो कंडीशनिंग प्रिंसिपल से वी आर अप्लाइंग, जो कि कर्वेचर को वो स्ट्रेट करने में हेल्प करेगी। This is the third cause. Second cause, number third. Third number cause, whenever you will sleep, always use the hard surface. Whenever you will sleep, use the hard surface. Hard surface, ये floor है, floor is a hard surface, and when you are sleeping on the floor, तो क्या हो रहा है, हमारी spine straight हो रही है, और I think so 6 to 7 8 hours जब हम सोते हैं, इतना तो sleeping hours सबका होता है, 6 to 8 hours between now, जब 6 से 8 घंटे लगातार के स्पाइन स्ट्रेट रहेगी तो क्या होगा, स्पाइन का कर्वेचर दूर होगा। सपोज करो इफ यू यूजिंग द सॉफ्ट मैटिंग, तो हमारा कर्वेचर का बैलेंस और बिगड़ेगा और ये प्रॉब्लमेटिक होगा। सो दिस इज द थर्ड। इट मींस फर्स्ट नंबर आप देखें तो देखिए बड़ा सिंपल सा, सिट ऑन द चेयर्स, पुल योर बैक बैकवर्ड एंड होल्ड इट नाउ। पॉइंट को एक्सप्लेन किया भी 2 3 4 लाइंस बड़े आराम से हम लिख सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। Hang the body on the bar and hold it now। और नंबर थर्ड पॉइंट बनाया हम लोगों ने, ऑलवेज यूज द हार्ड सरफेस व्हेन यू आर लाइंग और स्लीपिंग नाउ। अब आते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट की ओर। फोर्थ नंबर पॉइंट आप हेडिंग के रूप में बनाए, सर्टेन टाइप ऑफ द फिजिकल एक्टिविटीज कैन क्योर द डिफॉर्मिटीज। राइट द फिजिकल एक्टिविटीज। अब आप देखिए फिजिकल एक्टिविटीज क्या होती है, पुलअप्स, पुशअप्स, चिनअप्स, ये सब कुछ फिजिकल एक्टिविटीज हैं, जो भी है, एरोबिक, एनारोबिक, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, मल्टीपल फिजिकल एक्टिविटीज यू हैव सीन। क्योंकि ये आइसोटोनिक, मैट्रिक, काइनेटिक यूनिट नंबर 10 में एक्सप्लेन की हुई है। यूनिट नंबर 10 में इन सबका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आई विल एक्सप्लेन सेपरेटली हियर। तो वहां के टर्म को भी यहाँ स्पेसिफिकली यूज किया, तो हम कितनी सारी फिजिकल एक्टिविटीज को यूज करते हुए अपना आंसर बना पाएंगे। वन मोर पॉइंट वी कैन मेक नाउ, वो क्या होगा, सर्टेन टाइप ऑफ द आसनास, योगासनास कैन क्योर द डिफॉर्मिटीज। अब आप आसन देखिए, यूनिट नंबर 3 में आप आसन की इमेजेस को देख चुके हैं और वो हमें याद भी करनी है। तो थर्ड नंबर में देखें तो कितनी सारी है, ताड़ासन, शवासन, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो रही है, पद्मासन बिल्कुल स्ट्रेट है। ये कितनी सब कुछ एक्टिविटीज हैं जो आपके स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे, तो उनको यूज कर लें तो बड़े आराम से। वो चक्रासन, अर्ध चक्रासन, ये सब कुछ आसन के नेम जो वहां डायग्राम के रूप में देखें, जो कर्व को पीछे की ओर बेंड करते हैं या स्ट्रेट करते हैं, तो इन सबको यूज किया तो हमारा आंसर ये बनता है। अब ऑल दीज आर द फिजिकल एक्टिविटीज जो हम लोगों ने ऊपर से ये 5 पॉइंट बनाए, ये सब फिजिकल एक्टिविटीज में है। सो सजेस्ट द फिजिकल एक्टिविटीज एज अ करेक्टिव मेजर्स। अगर इस टॉपिक पे क्वेश्चन बनता है मेजर, तब भी हम यहाँ से वहां पुटअप करते अपना आंसर बड़ा अच्छा बना पाएंगे। सो दिस इज द काइफोसिस। अब देखिए आप काइफोसिस, एक सिंगल डिफॉर्मिटीज के बारे में आप कितना लिख सकते हैं। बुक में एक लिंक सेक्शंस की बात हो जाती है। अगर आप इन बारीकियों को यहाँ क्लासरूम में समझ लेते हैं तो अपना आंसर हम खुद बनाने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। और बुक में यही सब चीजें बड़े टिपिकल वेज में, कहीं कहीं पर बहुत टिपिकल वेज में एक्सप्लेन की गई हैं।
इतना डेप्थ की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत सिंपल से में आप ध्यान रखिएगा। स्पेशली एक बात और ध्यान रखना, काइफोसिस की इमेज अगर आप बनाए तो कूबर्ड निकलना, हिंदी का एक वर्ड कूबर्ड निकलना, किसी को दिखा आप लोगों ने जहां पीछे की बड़ा सा मास की डेंसिटी फिलअप होती है, सो वो कूब जो निकलती है, दिस इज कॉल्ड द काइफोसिस। के एंड द क, इनको ध्यान रखते हुए इसकी एक इमेज बनाइएगा ताकि एग्जाम में हम गलती से भी गलती नहीं करें। सो काइफोसिस, दिस इज द काइफोसिस। अब देखिए डिस्क्रिप्शन, डायग्राम्स, कॉजेज एंड द रेमेडीज, इन 3 सेक्शन में अगर आप आंसर बनाया तो आई थिंक सो मैं समझता हूँ एक सिंगल डिफॉर्मिटीज को लिखने का जो तरीका एक्सप्लेन किया उसके अकॉर्डिंग आराम से हम 3 पेजेस का आंसर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द काइफोसिस। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक जो मैं आपको यूज करना सिखाऊंगा, क्योंकि साइकोलॉजी में मैंने एक टॉपिक को पढ़ा, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। ट्रांसफर ऑफ नॉलेज क्या होती है? इफ यू कैन ट्रांसफर योर नॉलेज इन द अदर फील्ड, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर नॉलेज। लर्निंग का भी ट्रांसफर होता है, लर्निंग और नॉलेज दोनों का हम ट्रांसफर कर सकते हैं। उसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। फिजिक्स, फिजिक्स आप लोगों ने पढ़ी हुई है, एक वर्क, पावर, एनर्जी, ये सब टॉपिक आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। पर सपोज करो इन माय सब्जेक्ट इफ इट इज अ क्वेश्चन व्हाट इज पावर, पावर क्या होती है? अगर आप एज इट इज वर्ड्स ऑफ द फिजिक्स इफ यू आर यूजिंग, तो ये क्या हो रहा है, ये नेगेटिव ट्रांसफर हो जाएगा इस सब्जेक्ट में, क्योंकि इस सब्जेक्ट में बिल्कुल डिफरेंट है। पावर की मीनिंग और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट दिया हुआ है। तो ये दिस इज द प्रॉब्लमेटिक पार्ट। इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ नॉलेज और लर्निंग, इट इज ऑफ 2 टाइप, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव ट्रांसफर करें तो हम बड़े आराम से अपने वर्ड्स बना पाएंगे, और यही पॉजिटिव ट्रांसफर हमें करना आना चाहिए। मतलब एक टॉपिक से के कंटेंट से हम कहाँ पर दूसरा आंसर बना सकते हैं, मैं आपको वही बारीकियां बताऊंगा कि जो हम लोगों ने अभी समझा है, इसी को का 90% पार्ट हम पॉजिटिव वे में ट्रांसफर करते हुए सेकंड डिफॉर्मिटीज का आंसर बनाएंगे तो हमारा काम वहां भी चल जाएगा। लेकिन 90% ये बारीकियां ध्यान रखनी है कि कुछ रिमूव होगा, कुछ नया ऐड होगा और बाकी सब कुछ सिमिलर है, वो यूज करते हुए एग्जाम में हमें अपना आंसर बनाना है। ये नहीं कि हम पूरा 100% कॉपी कर दें और एग्जाम में आंसर बना दें, ये भी ध्यान रखिएगा। दिस इज द काइफोसिस। नंबर सेकंड डिफॉर्मिटीज, दैट इज कॉल्ड द लॉर्डियोसिस। लॉर्डियोसिस स्पाइन का सेक्शन देखिए आप, वही सब कुछ, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर रीजन्स। जनरली ये लंबर रीजन में होता है, इनवर्ड बेंडिंग है, ये अंदर की ओर बेंड होता है। किसी बच्चे का ये सेक्शन अगर आगे की ओर मिला, लंबर सेक्शन अगर आगे की ओर बेंड हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द लॉर्डियोसिस। लॉर्डियोसिस क्या होगा? इट इज द इनवर्ड बेंडिंग ऑफ द कर्व इन द स्पाइन इन द लंबर रीजन्स। लंबर रीजन्स में ये स्पाइन जो है आगे की ओर मुड़ जाती है। अब ये कब होगा? एक्सेस ईटिंग, ओवरवेट, फैटी पर्सन, दे आर द मेन कॉज ऑफ दीज नाउ। क्योंकि फेट का डिपोर्शन कहाँ होता है? स्टमक एंड द थाइज, दे आर द टू पोर्शन जहां पर की फेट का मैक्सिमम डिपोजिशन होता है। और फेट अगर यहाँ पर बढ़ेगा तो वेट ऑफ द फेट अगर बढ़ रहा है, फेट बढ़ रहा है, तो वेट ऑफ द फेट पुल द स्पाइन इनसाइड। आपका ये वेट जो है वो स्पाइन को अंदर की ओर पुल करेगा। सो यहाँ पर एक एम्प्टी प्लेस, यहाँ पर क्या हो रहा है? एक एम्प्टी प्लेस क्रिएट होगा। यहां पर एक एम्प्टी प्लेस क्रिएट होगा। सो दिस इज कॉल्ड द होलो बैग। ये क्या बन जाएगा? होलो बैग। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द होलो बैग। होलो का मतलब एम्प्टी, ये एम्प्टी। वी कैन सी, यू कैन सी द कर्व इन एनी फैटी पर्सन। आप किसी भी फैटी पर्सन में देखिए, आपको यहाँ इस सेक्शन में कर्व मिलेगा। क्योंकि फेट जब फेट बढ़ रहा है यहाँ पर, तो वेट ऑफ द फेट पुल द स्पाइन इनसाइड। सो यहाँ पर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो दिस इज कॉजेज वही है, ओवरवेट, 50% एक्सेस ईटिंग, दे आर द मेन कॉज ऑफ दिस नाउ। एंड रेमेडीज सेक्शन को आप देखिए किस प्रकार से कंट्रोल द डाइट, यूज द बैलेंस डाइट, एक्टिव लाइफ स्टाइल, प्ले द स्पोर्ट्स एंड द गेम्स एक्टिविटीज। अब आप देखिए प्रीवियस आंसर्स की रेमेडीज से यहाँ निकालिए। फर्स्ट रेमेडीज छोड़ दीजिए, वो यूज नहीं होगी। सेकंड, हैंग द बॉडी ऑन द बार एंड होल्ड इट नाउ। When you are hang the body on the bar, we can straight the spine. So naturally यहाँ हम use कर सकते हैं। Always use the hard surface when you are lying or sleeping now, वो use कर सकते हैं। Physical activities such as the physical activities, वही pull-ups, push-ups, cycling, ये सब कुछ use कर सकते हैं यहाँ पर। बट स्पेशली इन द योगासन्स ध्यान रखिएगा। आगे की ओर बेंड करने वाली एक्सरसाइज को पश्चिमोत्तानासन स्पेशली वी कैन यूज नाउ, ये हमें यूज करना है। लेकिन वो पद्मासन वी कैन यूज इट नाउ, शवासन वी कैन यूज इट नाउ, बट वो चक्रासन वी कैन नॉट यूज, बिकॉज इफ यू हो चक्रासन तो क्या होगा, हमारी कर्वेचर और आगे की ओर रखा। सो वी विल रिमूव दीज आसनास नेम्स एंड वी विल एड द आसनास नेम्स लाइक पश्चिमोत्तानासन जो आगे की ओर बेंड हो रहा है, सर्वांगासन, ये सब कुछ जो है, तो ये सब कुछ हमें यूज करते हैं अपना आंसर बनाना है। तो ये बारीकियां एग्जाम में ध्यान रखना
लिखना ही उद्देश्य नहीं होता है, लिखना अप्रोप्रिएट होता है। कुछ चीजों को रिमूव किया हुआ है, कुछ नया ऐड किया और प्रीवियस आंसर में से जो सिमिलरिटीज हैं, जो यूजफुल हैं, वो यहाँ पर यूज किया और अपना आंसर हमें बनाया, तो ये हमारा आंसर बन जाता है। डायग्राम बहुत सिंपल से हमें डायग्राम्स हमें यूज करना है। दिस इज कॉल्ड द लॉरियसिस। ये लॉरियसिस का डिस्क्रिप्शन, मतलब ऑलमोस्ट रेमेडीज से काफी कुछ बारीकियां मिलती हैं यहाँ पर। तो कुछ रेमेडीज वहां से उठाई, कुछ नया यूज किया और अपने एग्जाम में आंसर हमारा बन जाता है। सो दिस इज द सेकंड डिफॉर्मिटीज। वैसे थर्ड नंबर स्पाइनल डिफॉर्मिटीज जो है, उसमें भी हम वही सब कुछ यूज करेंगे जितना यूज हो सकता है, और बाकी कुछ नया एडिशनल एड करते हुए हम अपना आंसर बनाएंगे। लॉरियसिस इज द इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन। वही सबको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जो हम लोगों ने समझा है। नंबर थर्ड इज कॉल्ड स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस क्या होता है? स्कोलियोसिस इज अ साइडवेज कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। एक क्या होता है आउटवर्ड, एक होता है इनवर्ड, अब बचा है साइडवेज। इट इज अ साइडवेज कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। ये लिटरल डायरेक्शंस, लिटरली साइडवेज मूव होती है, सो ये कर्वेचर लिटरल डायरेक्शंस में है। पोस्चरल अडैप्टेशंस ऑफ द स्पाइन इन लिटरल डायरेक्शंस इज कॉल्ड स्कोलियोसिस। ये ध्यान रखिएगा, पोस्चरल अडैप्टेशन ऑफ स्पाइन इन लिटरल डायरेक्शंस इज कॉल्ड द scoliosis. Now maybe the C or maybe the S-shaped curvature will be seen in the spine. C और S-shaped curvature हम ट्विस्ट किस प्रकार से करते हैं बॉडी में, या तो C बनेगा शेप या फिर S-shape बनेगा। तो C और the S-shaped curvature will be seen in the spine in the scoliosis. C और S, ये C और S, अगर आप डायग्राम ये बनाते हैं एग्जाम में तो दिस इज रॉन्ग, बिकॉज इतना ट्विस्टिंग स्पाइन की पॉसिबल नहीं है। सो सी एंड एस डायग्राम्स आप इस प्रकार से लिखने में यूज हो सकते हैं, पर डायग्राम में नहीं। डायग्राम में किस प्रकार से, ये हल्का सा स्पाइन को सी में शेप में कन्वर्ट किया और ऊपर में स्केलेटन, तो दिस इज द सी शेप कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। वरस हल्का सा ट्विस्ट किया इस प्रकार से ये एस में, तो ये सी और द एस शेप कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। C or the S-shaped curvature will be seen in the spine. This is called the scoliosis. ये scoliosis का हो गया। Causes वही सब कुछ, improper furniture। मार्केट में कुछ फर्नीचर को आप लोगों ने देखा होगा जहां पर राइटिंग पैड जो है वो राइट साइड पे होता है। अगर राइट साइड पे राइटिंग पैड है और मुझे लिखना है तो देखिए बेंड हो रही है बॉडी, तो क्या हो रहा है, कर्वेचर बनेगा। रॉन्ग ईटिंग हैबिट, अगर बच्चा साइडवेज ट्विस्टिंग करते हुए खाने के टेबल पे यूज करता है या खाना खाता है तो वो साइडवेज कर्वेचर को क्रिएट करेगी। रॉन्ग राइटिंग हैबिट ऑन द बेड, कुछ बच्चों की आदत होती है कि क्वेश्चन को साइड में किया और दोनों पैरों को साइड में ट्विस्ट किया और लिख रहे हैं इस प्रकार से, तो क्या हो रहा है, साइडवेज ट्विस्टिंग से ये सी और द एस शेप कर्वेचर बनता है। सोफास के हैंडल पे अगर हम लिखते हैं, बुक को रखते हुए लिखते हैं तो ट्विस्टिंग होती है साइडवेज, तो कितनी जगह पर हम देखते हैं तो उनको हम पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए एग्जाम में अपना कॉजेस को यूज कर सकते हैं। वेयरएज रेमेडी सेक्शन, तो रेमेडी सेक्शन में वही हैंग द बॉडी ऑन द बार एंड होल्ड इट नाउ, ऑलवेज यूज द हार्ड सरफेस, वही पद्मासन, ताड़ासन, इन सबको यूज करते हुए अपना आंसर हम बना सकते हैं। लेकिन स्पेशली यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं ट्रंक रोटेशंस, स्ट्रेचिंग, ये सब कुछ भी स्पेशली यूज होते हैं। और एक आसनास में अगर आप देखें तो त्रिकोणासन, अगर स्प्रेड आउट द लेग्स एंड बेंड द बॉडी साइडवेज। कर्वेचर अगर इस साइड है तो अपोजिट डायरेक्शन में कर्व को होल्ड करना। सो त्रिकोणासन जो है वो डिफरेंट प्रकार से ये हमें यूज करना है, तो यहाँ पर हम वी कैन रेक्टिफाई द कर्व। तो ये सब कुछ ट्रंक रोटेशंस में, स्पेशली अगर आपने देखा हो तो स्विस बॉल, पॉलीमेट्रिक, थेराट्यूब्स, ये सब एक्सरसाइज होती हैं जो हम यूज करते हुए यहाँ पर अपना आंसर बना सकते हैं। ऑलमोस्ट जो सिमिलर चीजें हैं, जो सिमिलर वहां पर यूज हो रही है, उनको यहाँ पर भी यूज किया और एग्जाम में अपना आंसर इन एडिशनल थिंग्स को यूज करते हुए हम बना सकते हैं। सो दीज आर द 3 डिफॉर्मिटीज इन द स्पाइन। जब स्पाइनल डिफॉर्मिटीज पूछी जाएगी तो ये 3 सेक्शन में डिवाइड करते हुए अपना आंसर बनाइएगा। अभी तक 3 मार्क्स में स्पाइनल डिफॉर्मिटीज 3 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और आप देखिए 1 मार्क की टर्म है और 1 मार्क्स में हमें इतना सब कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो इतना डीप में हमें बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और इस क्लासरूम की तरीके या मेथड से भी आप एग्जाम में अपना आंसर बड़े परफेक्ट वे में बना सकते हैं। सपोज सिंगल टर्म पे 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ भी जाए, हालांकि आज तक अभी पुटअप नहीं हुआ है, लेकिन आ भी जाए तब भी हमारे पास 3 सेक्शन हैं, डिस्क्रिप्शन, डायग्राम, कॉजेज एंड रेमेडीज। कॉजेज को एक्सप्लेन किया तो काफी लंबा आंसर हम बना सकते हैं, तो आंसरिंग बन जाता है अगर आप कहीं पे भी प्रॉब्लम में नहीं आते हैं, अगर आपको सिस्टम की नॉलेज है तो। सो दिस इज द सिस्टम इन दीज 3 डिफॉर्मिटीज। अब चलते हैं सेकंड डिफॉर्मिटीज ऑफ द
अपर लिम्ब। क्योंकि फर्स्ट नंबर डिफॉर्मिटी स्पाइनल डिफॉर्मिटीज, स्पाइन के 3 पार्ट हैं, काइफोसिस, लॉरियसिस एंड द स्कोलियोसिस। अब आते हैं सेकंड डिफॉर्मिटीज ऑफ द अपर बॉडी, दैट इज कॉल्ड द राउंड शोल्डर। शोल्डर्स आर राउंड, राउंड शोल्डर, दिस इज शोल्डर्स आर राउंड। लिखने के वर्ड जनरली हमें नहीं मिलते हैं, बुक में एक सिंगल लाइन का डिस्क्रिप्शन, इन दिस पोस्चरल डिफॉर्मिटीज द शोल्डर बिकम राउंड एंड समटाइम्स सीम टू बी बेंट फॉरवर्ड। नाउ एक सिंगल लाइन का डिस्क्रिप्शन को हम किस प्रकार से यूज करें लिखने के पार्ट में, क्योंकि लिखना है एग्जाम में। हाँ, मैं बताया आप लोगों को कि वर्ड एक्सरसाइज करते हुए एग्जाम में एक्सप्लेन करना वो एक बेनिफिशियल पॉइंट होता है। लिखें किस प्रकार से, इन द कंसिडर द करेक्ट पोस्चर्स। अब देखिए क्या हो रहा है, इन द कंसिडर द करेक्ट पोस्चर्स इफ द पर्सन स्टैंडिंग स्ट्रेट। अगर कोई भी पर्सन स्ट्रेट है या खड़ा हुआ है तो क्या हो रहा है, ईयर्स एंड द शोल्डर्स, ईयर्स एंड द शोल्डर्स आर इन अ सिंगल लाइन। ये देखिए आप, if I'm standing straight, ears and the shoulders are in a single line में आ रहे हैं, this is the consider the correct postures. But if it is not in a proper manner, the proper line, some forward bendings are found in the shoulders, this is called the round shoulder. अगर ये आगे की ओर झुके हुए हैं, this is called the राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर होगा तो वही सब कुछ इम्पैक्ट यूज करना, क्योंकि हार्ट और लंग्स की एफिशिएंसी डिक्रीज होगी ऐसे पर्सन की। सो वही सब कुछ जो काइफोसिस में देखा था उनको यूज करते हुए एग्जाम में अपना आंसर हम बना सकते हैं। ये राउंड शोल्डर यहाँ पर कोजेस, चूंकि कोजेस में यहाँ पर थोड़ा सा फिर सोचना पड़ेगा कोजेस क्या होंगे। कोजेस अलग अलग प्रकार के यूज कर सकते हैं हम लोग। देखिए क्या होता है, इन्फेंट्स काइफोसिस और ये जिन बच्चों को काइफोसिस होगा उनको राउंड शोल्डर होगा इसी। सो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये ध्यान। तो पहला कोज भी सिमिलर है, बेंडिंग द बॉडी व्हाइल वॉकिंग। जब हम चलते हैं तो क्या हो रहा है, आगे की ओर बेंड हो रहा है तो क्या हो रहा है, राउंड शोल्डर बनेगा। काइफोसिस के साथ में राउंड शोल्डर भी बनेगा। सो बेंडिंग द बॉडी फॉरवर्ड व्हेन यू आर वॉकिंग नाउ, तो ये सबसे पहला कोज है। क्लाइंबिंग ऑन द हिल्स, अगर हम पहाड़ियों पर चढ़ते हैं तो उसमें बॉडी आगे की ओर बेंड होती है। सो ये भी एक कोज के रूप में। इफ चाइल्ड और इन्फेंट्स विल वियर द टाइट क्लोथ, अगर क्लोथिंग बड़ी टाइट की गई है बच्चे के ऊपर में तो क्या होगा, बच्चों की ग्रोइंग एज है, उस ग्रोइंग एज पर उसका प्रेसिंग होगी आपके चेस्ट या शोल्डर्स पर, तो वहां पर वो इम्पैक्ट आएगा। सो दिस इज द थर्ड नंबर कोज। जेनेटिक और द हेरिडिटी प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ यूज किया तो हम यूज कर सकते हैं। और एक और कोज भी बना सकते हैं, इफ द चेस्ट मसल्स, दैट इज कॉल्ड द पेक्टोरस मेजर और द माइनर मसल्स। पीएम मेजर और माइनर मसल्स अगर ये थोड़ा सा वीक है, बट कमजोर शिंक है, तो ये शिंक होंगे आगे की ओर और दे कैन प्रेस द शोल्डर फॉरवर्ड, ये आगे की ओर शोल्डर की फॉर्मेशन को ब्रेक करेगी। सो दिस इज कॉल्ड द कंडीशंस। ये कॉजेज, कितने ही कॉजेज जो आप देखते हैं रूटीन लाइफ में, तो इनको आप पॉइंट फॉर्म में यूज करते हुए एग्जाम में अपना आंसर कॉजेज के रूप में बना सकते हैं। तो कॉजेज एक्सप्लेन किए। अब रेमेडीज, जब रेमेडीज की बारी आएगी तो हमें फिर यहाँ समझना होगा कि ये अलग है। यहाँ पर शोल्डर एक्सपेंशंस की एक्सरसाइज को यूज करना है। सो आर्म स्ट्रेचिंग्स आर बेनिफिशियल नाउ। साइडवेज स्ट्रेचिंग, साइडवेज एक्सपेंशंस ऑफ द आर्म्स ये यूज किया। रोटेशंस ऑफ द आर्म्स हुआ, शोल्डर रोटेशंस, नेक रोटेशंस, ऑल दे विल एक्सपेंड द चेस्ट और द शोल्डर। बेंच प्रेस, पुलअप्स, पुशअप्स, ये बड़े इफेक्टिव हैं यहाँ पर। बेंच प्रेस हुआ, ये सब कुछ यूज किया तो बड़ा अच्छा सा आंसर हम बना सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज में चेस्ट एक्सपेंशन या शोल्डर एक्सपेंशन की जितनी भी एक्सरसाइज उनको यूज करना है। थियरा ट्यूब, स्विस बॉल, पॉलीमेट्रिक एक्सरसाइज, ये सब कितनी सारी एक्सरसाइज इनको यूज करते हुए एग्जाम में अपना आंसर हम बहुत परफेक्टली बना सकते हैं। हमें यही ध्यान रखना है, लिखना उद्देश्य, लिखना एग्जाम में आना चाहिए, पर लिखने का मतलब एप्रोप्रिएट लिखना हुआ। यहाँ ये नहीं कि कुछ बच्चों ने लिखा साइकिलिंग, स्कीपिंग, नो, देयर इज नो यूज इन दिस डिफॉर्मिटीज, जस्ट एक्सपेंशन। अब वो स्कूलिंग की लाइफ को भी याद कर सकते हैं आप लोग, जहां पर आप लोगों ने देखा होगा डम्बल्स, पीटीज, ये सब कुछ जो देखा था उनको भी हम यहाँ पर शोल्डर एक्सपेंशन में या चेस्ट एक्सपेंशन में यूज करते हुए आंसर बना सकते हैं। सो लाइफ को ध्यान रखिएगा एग्जाम में। लाइफ की इंसिडेंट और इवेंट जो हम लोगों ने देखी हुई है उनको आंसर में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और यही है जो हमें बुक की उस डेप्थ से पीछा छूटते हुए अपना आंसर बनाने की ओर अग्रसर करता है। देखिए, आंसर बनाना और आंसर याद करना, बनाने में ट्रिक और टेक्निक की और समझ की रिक्वायरमेंट होती है, आंसर याद करना, कंटेंट्स वाइज आंसर को याद करना, वहां पर टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, और टाइम चूंकि हमारे पास नहीं है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर जहां हम आईआईटी और मेडिकल की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं वहां पर टाइम बहुत कम है हमारे पास में, क्योंकि मेन स्ट्रीम जो है वो दे आर रिक्वायर टाइमिंग नाउ, और हम हैं भी उसी के कारण। तो यहाँ इस सब्जेक्ट में हम इतना डीप स्टडी नहीं करते हुए माइनर स्टडी से भी इस समझ को यूज करते हुए अपना आंसर
बना सकते हैं। सिस्टम को ध्यान रखिएगा, सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें अपना आंसर बनाना है, बट समझते हुए भी, तो समझने से ये फर्क होता है कि हम अपना आंसर बहुत बेटरली वेज में प्रेजेंट कर पाते हैं। सो दिस इज द अपर बॉडी स्ट्रक्चर्स। नाउ अब आते हैं लोअर बॉडी में। लोअर बॉडी में सबसे पहले डिफॉर्मिटीज नॉक नीज। नॉक नीज लिखने के वर्ड उस प्रकार से बना सकते हैं, किस प्रकार से, if the person is standing straight, if the person is standing straight, if there is no gap in the knees, अगर कोई गैप ही नहीं है नीज में, if I am standing straight, if there is no gap between the knees, अगर मैं खड़ा हूं बिल्कुल straight और नीज में गैप नहीं है, gap is not found, then no, this is called the knock knees. This is called the knock knees. And these type of the persons or the children, they are instructed in the army, police training, military training, and the physical training, because parade, walking, and the running are essential in every field. There is a chance to fail down the body if you are having the knock knees. It is an inward bending in the leg. Now ये अंदर की ओर बेंड होता है, so this is called the knock knees. ये knock knees का description हमारा। causes भी genetics हुआ, hereditary factors हुए, ये सब कुछ cause हैं। overweight, fatty persons, they are also the main cause now. stiffness in the muscles हुआ, ये सब कुछ cause। और एक और cause होता है if the surrounding ligaments of the knees are weak, क्योंकि knees के surrounding ligaments अगर weak होंगे किसी बच्चे के, तो उसमें क्या होगा, mass density fill होगी, ultimately it will create the knock knees। इनको यूज किया था ये causes में। और रेमेडीज, क्योंकि knees के रिलेटेड एक्सरसाइज को यूज करना है, सो रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, cycling, climbing on the hills, stepping on the stairs, cycling, it is also the best. Horse riding, you must know, horse riding is also the best here now. स्कूलिंग लाइफ में अगर आपने देखा हो तो कुछ बच्चों को पनिशमेंट मिला हुआ, वो फ्रॉग जंप हुआ, नील डाउन हुआ, दे आर ऑल्सो वी कैन यूज हियर नाउ। ये सब एक्सरसाइज को हम यूज करें तो बड़े आराम से हम अपना आंसर बना सकते हैं। सो यहाँ पर ये सब कुछ बारीकी ध्यान रखिएगा। डायग्राम स्केलेटन डायग्राम्स यूज करें, दिस इज ऑल्सो द इफेक्टिव डायग्राम्स, इसको भी यूज करने से अपना काम चलता है। ये मेरे अकॉर्डिंग है, आप चाहें तो इसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये दो डायग्राम्स ध्यान रखिएगा, ये knock knees का डायग्राम, आप चाहें तो ये वाला भी बना सकते हैं, ये knock knees। ये knock knees, it is an inward bending in the lumbar, in the legs now, so ये अंदर की ओर जुड़ जाते हैं, so this is called the knock knees। ये knock knees का डायग्राम्स के कोई मार्क्स नहीं है, क्योंकि ये बायो सब्जेक्ट थोड़ी है, ये तो फिजिकल एजुकेशन है, और हमें इस डायग्राम्स, इस स्केलेटन डायग्राम के थ्रू भी हम अपनी प्रॉब्लम्स को एग्जाम में इस प्रकार से दिखा सकते हैं। सो इट इज द इम्पैक्ट ऑफ योर आंसर्स, ये इससे भी हमारा काम चलता है। सो दिस इज कॉल्ड द knock knees। ये knock knees का डिस्क्रिप्शंस। knock knees are one of the major postural deformities। ये सब कुछ दिया हुआ है इजी वेज में, वर्ड्स आर रिटन हियर, एंड आराम से इस डिस्कशन को सुन के भी आप अपना आंसर बना सकते हैं। नाउ second deformity is in the lower body, that is called the bow legs। bow legs just opposite to knock knees। knock knees की just opposite है। bow मतलब legs are in a bow shape। You know deficiency, what is bow legs? Some children are so deficient of vitamin D is cause, D is the cause of the bow legs, because it is known as the rickets now। rickets, deficiency of vitamin D is the main cause of the rickets। But examiner in the questions what is asking now, what is bow legs? bow legs क्या होता है? We are not asking the cause नहीं पूछ रहे एग्जाम में। so some children they are using the they are creating the slim stick in the examination room। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन विल डिमांड एन आंसर यू विल सप्लाई, और क्वेश्चन जो पूछता है उसी का आंसर हमें लिखना चाहिए, न कि अलग थिंग्स में यूज करना चाहिए। विटामिन डी is a deficiency of vitamin D is the main cause। वो cause में आता है what is bow legs? legs are in a bow shape। it is the outer curve or the bending in the tibia and the fibula bones of the legs। ये patella bones जिसे हम knees bone बोलते हैं, इसके नीचे की bones tibia and the fibula bones जिसे हम shin bone के रूप में जानते हैं, इसका outer curve और bending है। मतलब knock knees inward है, just opposite क्या होगा, bow legs। bow legs is the outward curve or the bending in the tibia and the fibula bones। नीज में गैप भी फाउंड हियर, ये नीज में गैप है, तो यहां से हल्का सा कर्वेचर दिया ये, और ये डायग्राम्स में हमें यूज करना है। अब आप अपर बॉडी का स्केलेटन बना सकते हैं। ये bow legs are in a bow shape, this is called the bow legs। रीजन, कारण क्या होगा, ओवरवेट, 50% डेफिशिएंसी विटामिन डी इज द मेन कॉज। डेफिशिएंसी विटामिन डी से ये किस प्रकार से रोल प्ले करता है? देखिए क्या होता है इन द इन्फेंसी एज, आप देखिए बच्चे में क्या होता है,
डेफिशिएंसी विटामिन डी, या फिर बच्चे की एक वर्किंग एज देखिए आप, 7 to 8 month, 9 month इज अप्रोक्सीमेट द चाइल्ड विल वॉक नाउ, स्टार्ट द वॉकिंग. अगर आप 5 to 6 month या अर्ली एज में थोड़ा सा वॉकिंग करवाते हैं बच्चे को फिंगर्स को पकड़ते हुए, तो क्या होगा, द वेट विल डिप्रेस, वेट विल गिव द प्रेशर्स, अल्टीमेटली द लेग्स विल बियर द होल बॉडी लोड, legs will bear the whole body, weight will give the pressures. पर बच्चे में क्या होता है, आप देखिए बोन्स दे आर वेरी सॉफ्ट ना, वो बचपन में वो बड़ी सॉफ्ट होती है, एंड weight will give the pressure on the bones. तो उस कंडीशन में क्या होगा, द curvature will be found in this region, and you can see the curve in any infants in the early age. This is the main cause of the bolus, but in the early age. इसमें ये डेफिशिएंसी विटामिन डी में भी होता है कि जहां बोन्स वीक हो जाती हैं और अपर बॉडी वेट, क्योंकि लेग्स विल बियर होल द बॉडी लोड, सो वेट विल गिव द प्रेशर ऑन द बोन्स एंड बोन्स आर हैविंग द कर्वेचर आउटवर्ड. सो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट या कारण बनता है यहाँ पर. नाउ रेमेडी सेक्शंस में बचपन से ही हम उस सेक्शन से ही रेमेडीज निकालते हैं. मसाज इज द बेस्ट थेरेपी. बाय गिविंग द प्रेशर ऑन द बोन्स थ्रू द मसाज वी कैन रेक्टिफाई द कर्वेचर ऑफ द बोन्स ऑफ द bones. लेकिन once the bones gain the size and shape, no physical activities are effective. Only the precautions is the remedies in the early age. Early age में precautions के अलावा कोई remedies नहीं बनती है, because in this age the bones are having the permanent size and shape and we cannot rectify by massage. So naturally ये हमें ध्यान रखना है कि ये स्पेशली हमें रेमेडी सेक्शन में यूज करना है. सो प्रिकॉशंस इज द रेमेडीज इन द अर्ली एज. बाय अप्लाइंग सम मसाज वी कैन रेक्टिफाई द कर्वेचर ऑफ द लेग्स इन द अर्ली एज ओनली, बट प्रिकॉशंस इन द रेमेडीज इन द अर्ली एज, सो दैट ये हमें यूज करना है. डायग्राम में यूज किया, डिस्क्रिप्शन में वो कॉजेज रेमेडीज इन 3 सेक्शन में आंसर बनाया, तो बोल एक्स का आंसर भी हम बना सकते हैं. एंड द लास्ट डिफॉर्मिटीज दैट इज कॉल्ड द फ्लैट फुट. You know about the flat foot? Flat foot है. What is flat foot? If the foot is flat, this is called the flat foot. Generally यही word हम सोच पाते हैं, but about the flat foot, we can write the 1-page answers in the descriptions. Flat foot क्या होता है? Use the watermark or the sandstone mark on the floor. Dip the legs in the water or the sandstone and mark on the floor. In the impression, if it is the curve is found in the middle sections, this is called the curvature foot. But in the impression, if the inner part, if the middle part is in no curve, it is called flat. This is called the flat foot. We can use the mechanical analysis of the movement here. Foot movement, देखिए डिस्क्रिप्शन के वर्ड सफिशिएंट हो जाते हैं फ्लैट फुट को डिस्क्राइब करने में, लेकिन और एडिशनल डिस्क्राइब करना हो तो क्या होगा. देखिए फुट मूवमेंट, अगर आप फुट मूवमेंट देखें तो किस प्रकार से, सपोज करो दिस इज द फुट, ये फुट है. इनर पार्ट हैविंग द कर्वेचर, कर्वेचर शोज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द और द इलास्टिसिटी ऑफ द इनर पार्ट. बिकॉज व्हेन यू विल गो ऑन द टो, तो टो पे जाएंगे तो क्या होगा, जब आप वॉकिंग करते हैं तो व्हेन यू विल गो ऑन द टो तो क्या होगा, यहाँ मिडिल पार्ट से एक्सटेंशन मिल रहा है तो स्मूथ मूवमेंट होगा. लेकिन सपोज करो इफ दिस पार्ट इज फ्लैट, अगर ये पार्ट फ्लैट है तो क्या होगा, यहाँ जब आप टो पे जाएंगे तो क्या होगा, देखिए ये यहाँ से एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है तो कंसिस्टेंटली द प्रेशर्स विल बी अपीयर, क्योंकि ये स्ट्रेच होंगे, सो कंसिस्टेंटली द प्रेशर्स विल अपीयर ऑन द इन द मिडिल पार्ट. सो दीज द टाइप ऑफ द पर्सन, दोज हु आर हैविंग द फ्लैट फुट, दीज टाइप ऑफ द पर्सन कैन फील द टायर्डनेस इन वेरी अर्ली वॉकिंग. वो बहुत जल्दी टायर्डनेस गेन करेंगे. इन द एजिंग पॉपुलेशंस क्या होता है, मसल्स गेन द स्टिफनेस, और जब स्टिफ होती हैं एंड व्हेन द पर्संस विल स्टार्ट द वॉकिंग तो क्या हो रहा है, वो बहुत जल्दी टायर्डनेस गेन करती हैं, क्योंकि मसल्स पर कंसिस्टेंटली द प्रेशर्स विल अपीयर. सो दिस इज द मेन रीजंस ऑफ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द फ्लैट फुट. नाउ इतना सब कुछ हम बड़े आराम से एग्जाम में इस एग्जाम्पल को यूज करते हुए लिख सकते हैं. मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ द मूवमेंट, फुट मूवमेंट को तभी यूज करें जब डिस्क्रिप्टिव वे में 3 मार्क्स में ये एडिशनल क्वेश्चंस बनाओ अबाउट द फ्लैट फुट. अदरवाइज जनरली अभी तक 1 मार्क के टर्म पर ही क्वेश्चन बने हुए हैं इनके ऊपर में. नाउ कॉजेज ओवरवेट, फैटी पर्संस, दे आर द मेन कॉज. रॉन्ग वेयरिंग द शूज, स्लीपर्स, सैंडल्स एट योर होम इन द अर्ली एज, जेनेटिक फैक्टर्स, कितने सारे कॉजेज जिनको एग्जाम में आप खुद पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं. आफ्टर रेमेडीज वही सब कुछ. जनरली हर काम अगर हम टो पे करें, वॉकिंग ऑन द टोज, रनिंग ऑन द टोज, स्कीपिंग ऑन द टोज, क्लाइंबिंग हिल्स ऑन द टोज, स्टेयर्स ऑन द टोज, ये सब कुछ टो पे यूज करना है तो बड़े आराम से हम कर्वेचर को बना सकते हैं.
एक्यूप्रेशियस फुट और ये सब कुछ आते हैं मार्केट में, उनको भी यूज करते हुए एग्जाम में अपना आंसर। बट एक रेमेडीज जो कहीं लिखी नहीं है, अगर आप चाहें तो उसे भी यूज करें तो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आपका बन जाता है। कैसे? वेन एवर यू विल वियर द शू स्लीपर्स सैंडल्स, ऑलमोस्ट 6 to 7 hours हम पूरे दिन में शू स्लीपर्स और सैंडल्स पहनते हैं। वेन एवर यू विल वियर द शूज स्लीपर्स और सैंडल्स, यू हैव टू यूज दिस डी टाइप ब्लॉक एलिमेंट इन द मिडिल पार्ट ऑफ द शूज। शूज के मिडिल पार्ट में जहां कर्वेचर हमें क्रिएट करना है, वहां पर अगर आप ये एलिमेंट इस तरह का, इट शुड बी कॉटन और द क्लॉथ। हैंकी अगर आपके पास में है तो हैंकी को रोल किया और बीच में यूज कर लिया, वो एक ऐसा एलिमेंट, ऐसा कोई बन जाएगा, ऐसा कोई एलिमेंट बन जाएगा। इट शुड बी कॉटन ऑन द क्लॉथ, नॉट वुडन, अदरवाइज देयर इज अ चांस ऑफ द इंजुरीज। सो कॉटन क्लॉथ का ऐसा भी कोई भी ब्लॉक यूज किया और उसको यूज किया तो आप देखिए 6 to 7 hours व्हेन यू आर वेयरिंग द शूज स्लीपर सैंडल्स, तो दिस पार्ट ऑलवेज क्रिएट द प्रेशर इन द मिडिल पार्ट। सो आफ्टर कंडीशनिंग प्रिंसिपल्स वी आर अप्लाइंग ऑन द इन दिस प्लेस। सो यहाँ पर क्या होगा, आफ्टर द फ्यू मंथ यू कैन सी द कर्वेचर इन द मिडिल पार्ट। ऐसे कोई भी पर्सन जिनको फ्लैट फुट है तो मिडिल पार्ट में वो ऐसा कोई भी एलिमेंट या कोई भी ब्लॉक यूज कर लें तो उससे भी कर्वेचर को रेक्टिफाई कर सकते हैं। So whenever you will wear the shoe, slippers, sandals, use the D-type block elements so that we can apply the conditioning principles and we can rectify the curvature here. ये आप डायग्राम बनाते हुए बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करें तो आपका रेमेडी सेक्शन भी बड़ा अच्छा कंप्लीट हो जाता है। So this is the remedy sections। अब आते हैं डायग्राम की ओर। डायग्राम्स, ये डायग्राम्स 5 fingers, दिस इज द कर्वेचर फुट और ये आपका फ्लैट फुट। आप अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, तो दिस इज द कर्वेचर फुट, दिस इज कॉल्ड द फ्लैट फुट। जैसा भी आप चाहें वैसा डायग्राम बनाएं। सो दीज आर द डिफॉर्मिटीज इन द बॉडी। और बड़े इजी वेज में आप 3 सेक्शन को ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्शंस, कॉजेज एंड द रेमेडीज। क्योंकि रेमेडियल सेक्शन से ही हम लोगों ने एडिशनल क्वेश्चन जो पुटअप होता है सजेस्ट द फिजिकल एक्टिविटीज एज ए करेक्टिव मेजर्स, उनको भी यही रेमेडियल सेक्शन से सोल्व कर सकते हैं। सो एडिशनली प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चाहे क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछा हो, किसी भी सिंगल डिफॉर्मिटीज के बारे में पूछा हो, चाहे कैसा भी हो, हम इस समझ से अपना आंसर बना सकते हैं। सो दिस इज द topic now. This is the topic in this chapter now. Now one more topic is are given in this chapter. वो भी बड़ा इजी है बट कुछ बारीकियां, चूंकि अब क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है, ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू क्वेश्चंस जो बन रहे हैं उनमें यहाँ पर हमें कुछ बारीकियों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। Historical background is given about the sport participations of females in India. First recognized event of the sports and the games that is called the ancient Olympic Games. 776 BC was the starting of the Olympic Games. At that time, women were not allowed to see towards the sports and the games activities. Restrictions of the foundations was there. The societies of the families, they will not allowed to see towards the sports and activities. Same conditions was appear in the modern Olympic Games, which was held in the 1896 in the Athens, Greece. Baron de Coubertin was the person they introduced the Olympic Games. No female participation was found in the first modern Olympic Games. But after the 4 years, when the second Olympic Games was started in 19th century in London, now only in the four games, 22 females participation was found. Conceptions have been completely changed after the 100 years. After the 100 years in 2000 Sydney Olympic Games, 4,069 female participation was found. The conceptions have been completely changed after the 100 year. 4,069 participation was found. India took part in the Olympic Games in 1954. After that, Saina Nehwal, P.T. Usha, Mary Kom. You can use the name of these female athletes and write the history in the examinations. देखिए अभी तक हिस्ट्री पे कोई क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप नहीं हुआ है, बट चूंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, इन विच ईयर हु हाउ मच पार्टिसिपेशन इन दिस पर्टिकुलर इवेंट ओलंपिक गेम्स, व्हेन द इंडिया टुक पार्ट इन द ओलंपिक गेम्स, ऐसे क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटीज होती है। सो मार्क इन द हिस्ट्री, स्पेशली फोकस इन दीज पॉइंट्स सो दैट वी कैन सोल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। जहां तक मैं समझता हूँ, अगर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे तो ऐसे क्वेश्चन में हमें एक ऑप्शन अवश्य मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि अगर सपोज कोई ऑप्शन नहीं मिला तो हमें यहाँ पर ये हिस्ट्री में मार्किंग करनी है और इन पॉइंटों को स्पेशली याद भी करना है। हिस्ट्री इज ऑल्सो गिवन इन द बुकलेट, सो यूज ऑल दीज नाउ एंड वी कैन मार्क द पॉइंट्स, लाइन्स और द वर्ड्स हियर एंड वी कैन मेमोराइज दीज वर्ड्स फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।
वन मोर टॉपिक इज गिवन, जहां से क्वेश्चंस बने हुए और पूछे हुए हैं कुछ अलग प्रकार से, कुछ इजी वेज में, तो आप अपने पॉइंट्स सिर्फ रीडिंग सेक्शन से भी बना सकते हैं। कुछ बुक्स में दिया हुआ है, कुछ में नहीं दिया हुआ है, पर मैं समझता हूँ कि 3 बार इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन चूंकि अबाउट द फीमेल पार्टिसिपेशन है वो भी, सो यहाँ एग्जाम में आ चुका है और 3 मार्क्स में क्वेश्चन बना हुआ है। सो यू मस्ट नो दिस इज द टॉपिक, रीजंस फॉर लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स इन इंडिया। बट क्या कारण, क्या रीजंस हैं कि फीमेल पार्टिसिपेशन नहीं मिलता है इंडिया में? देखिए, पहला कारण lack of the legislations in India. There is no law, but in the other countries there is a law. Law is the first factor which will decide the female participation. So first point, lack of the interest of the spectators and no coverage of the mass media. Generally female की ओर वो interest नहीं होता है spectators, it means audience का, और media coverage properly ways में नहीं मिलता है. So this is the second point. Less number of the female coaches. Female coaches are not available in India. So ये भी तो एक कारण है. सेफ्टी रीजंस, फीमेल्स दे आर नॉट सेफ इन द सिक्योर इन द सोसाइटी, ये भी तो एक कारण है. गेम्स इन द स्पोर्ट्स कंसिडर्ड एज अ मस्कुलाइन एक्टिविटीज एंड फीमेल्स दे आर नॉट मस्कुलाइन, ये भी एक कारण है. कितने ही कारण है. एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स द फीमेल, फीमेल के प्रति जो सोसाइटी का एटीट्यूड है वो नेगेटिव अप्रोच को लिए हुए है. सो ये भी एक कारण है. इन पॉइंटों को अगर हम एक्सप्लेन करें अपनी लैंग्वेज में तो एग्जाम में हम 3 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन जो है बड़े अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. बट यही क्वेश्चन थोड़ा अलग प्रकार से भी पूछा हुआ है. सजेस्ट द वेज हाउ यू कैन इम्प्रूव द फीमेल पार्टिसिपेशन इन द गेम्स इन द स्पोर्ट्स. आप सजेशन दीजिए, तो आप किस प्रकार से सजेस्ट द वेज, क्या इन्हीं पॉइंटों को रिफॉर्म करें, क्योंकि कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन के आंसर में पैराग्राफ लिखा है और पैराग्राफ पर हमेशा ध्यान रखिएगा, वो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स थोड़ा सा कम ही बच्चों को मिल पाते हैं. हमें पैराग्राफ की जगह पॉइंट फॉर्म को मेंटेन करते हुए अपना आंसर बनाना है. तो इन्हीं पॉइंटों को रिफॉर्म करते हुए लिखिएगा. फॉर्म द लॉज, क्रिएट द इंटरेस्ट, अपॉइंट द फीमेल कोचेज, प्रोवाइड द सेफ्टीज. अगर हम यही पॉइंट इस प्रकार से यूज करें बनाने कर एग्जाम में, तो हम अपना आंसर बना सकते हैं. दीज आर सजेशंस द फीमेल पार्टिसिपेशन. तो अगर हम इन पॉइंटों को मॉडिफाइड करते हुए इस प्रकार के क्वेश्चन में बनाए तो अपना आंसर हम लिख पाएंगे. दिस इज द चैप्टर नंबर 5. और आप देखिए पूरे चैप्टर में एक ही टॉपिक ऐसा है जो थोड़ा सा अलग प्रकार से बुक में लिखा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने एक सिस्टम को जनरेट किया, समझा और अपनी लाइफ की इवेंट से वहाँ के आंसर, चूंकि हम लोगों ने घर में, स्कूल में, कहीं सब जगह पर वो कंडीशन देखी हुई है, सो उनको हम लोगों ने बड़े इजी वे में कंप्लीट किया. तो अपना टॉपिक भी कंप्लीट और चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है. मतलब एक ही टॉपिक है जिसको आपको स्पेशली फोकस करना है इस चैप्टर में. बाकी सब रीडिंग सेक्शन से 1-2 बार पढ़ करके अपना आंसर बनता है. बट सिस्टम इज रिक्वायर्ड, और सिस्टम जो मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर लिख सकते हैं. बट टाइप्स ऑफ डिफॉर्मिटीज जो है वो ध्यान रखिएगा. अपर बॉडी एंड द लोअर बॉडी. अपर बॉडी में जो डिफॉर्मिटीज हैं वो पहली है स्पाइनल, जिसमें है स्पाइनल डिफॉर्मिटीज के 3 पार्ट है, काइफोसिस, लॉरियोसिस एंड स्कोलियोसिस. उसके बाद चलते हैं राउंड शोल्डर इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द अपर बॉडी. फिर आता है लोअर बॉडी में नॉक नीज, बो लेग्स एंड द फ्लैट फुट. ये 3 डिफॉर्मिटीज यहाँ पर है. मतलब ये डिफॉर्मिटी सेक्शंस को अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो ये चैप्टर भी हमारा बहुत ईजी में कन्वर्ट होता है. 3 मार्क्स का डेफिनेट क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पर. 5 मार्क्स में क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, पर चूंकि सीबीएसई में ट्रेंड चेंज हो रहा है, आजकल ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं जो डम के रूप में है, जो जहां से कभी क्वेश्चंस पुट अप नहीं होते हैं. तो ऐसे टॉपिक से क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटीज बन रही है. तो हमें हर वो चैप्टर का कंटेंट्स या टॉपिक इस प्रकार से प्रिपेयर करना है कि अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए तो हम बड़ा अच्छा आंसर लिख पाए. और सिस्टम आपको दिया गया है कि सिस्टम में क्या बोलते हैं, किसी भी सिंगल डिफॉर्मिटीज को भी आप चाहें तो 3 पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. इट मींस 5 मार्क्स का आंसर हम निकाल सकते हैं. सो दिस इज द चैप्टर नंबर 5 and these steps will help you to prepare this chapter.